गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों इस जान रहे हो आज हम लोग ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 का क्लास 10th का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बन गया है। मैं क्या करूँगा, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप जाके वो वीडियो देखना और बताना कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। और इससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस आप कर लेना। इससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन इस चैनल के थ्रू दिया जाएगा, जो भी इस चैनल के थ्रू सीरीज चलाया जाएगा वो आप तक पहुंचेगा। और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। इससे क्या होगा कि मतलब शेयर ये मतलब रिच मिलेगा। वीडियो को रिच मिलेगा और शेयर ज़रूर करो। शेयर करने से क्या होगा कि जो बच्चे जुड़े नहीं हैं अभी तक उन तक ये पहुंचेगा वीडियो और वे भी जुड़ेंगे। ताकि देखिए जुड़ने से क्या होगा ना कि मैं ऑनलाइन भी आ सकता हूँ। क्योंकि देखिए ऐसा वीडियो को शेयर करिए, ऐसा वीडियो को रीच पहुंचाइए, ताकि क्या होगा ना कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो एक ऑनलाइन करने का मुझे साधन मिलेगा। इससे क्या होगा कि मैं आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकूँगा। इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि इसमें क्या रिकॉर्डिंग करने से, रिकॉर्डिंग दे देने से एक बच्चा मतलब सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन बट उतना नहीं हो पाता जितना ऑनलाइन में होता है। तो ये एक बेहतर विकल्प है, इसीलिए आप लोग शेयर कीजिए। सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हम लोग का हिस्ट्री का, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पार्ट 1 पार्ट 2 में जो पढ़े उसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। फ्रेंच, जल्दी जल्दी मैं इसको बता दे रहा हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 में ये बताया हुआ है, आप लोग एक बार जाके देख लेना। मैं इसे जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। फ्रेडरिक सोरी थे, एक फ्रेडरिक सोरी थे, जिन्होंने जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। वे क्या किए थे ना, मतलब एक ड्रीम विजुलाइज किए थे। एक क्या किए, ड्रीम विजुलाइज किए थे। देखिए यहाँ पे विजुलाइज हिज ड्रीम। इन 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट तो ये है पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। दूसरा तीसरा पॉइंट हम लोग अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ जितना लिखा हो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। इनका क्या था कि मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, मतलब एक कतार में आगे बढ़े जा रहे थे। ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसका दूसरा पॉइंट है। और इन्होंने क्या ना एक इथोपियन विजन भी देखा था। इन्होंने एक इथोपियन विजन भी देखा था। वो क्या था कि पीपुल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन। एक नेशन के लिए उन्होंने एकजुट हुआ किया था एक दूसरे को। आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स ऑफ नेशनल एंड नेशनल कस्टम। उनका जो फ्लैग था और नेशनल कस्टम था, इनके द्वारा उन लोगों को हम लोग पहचान सकते थे। आगे देखें यहाँ पे क्या है कि फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर। उनका एक ट्राई कलर था जिसको मतलब आइडेंटिफिकेशन, फ्रांस का आइडेंटिफिकेशन क्या था, तो एक ट्राई कलर था। उसी तरह जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फॉलो कर रहे थे, जो जर्मन के पीपल थे, ठीक है, उनका क्या था, बियरिंग ब्लैक एंड रेड गोल्ड फ्लैग। तो ये गोल्ड फ्लैग क्या बता रहा था, एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स। लिबरल मीन्स क्या, फ्रीडम। फ्री। लिबरल मीन्स क्या होता है, फ्री। इसके अलावा कौन कौन से थे, एक ऑस्ट्रेलिया था। द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया, ये सब भी थे उसमें शामिल, उनके ड्रीम में थे। यहाँ पे देखिए नेशनलिज्म इमर्ज, मतलब नेशनलिज्म ऐसा आया ना कि मतलब पॉलिटिकल एंड मेंटल जो वर्ल्ड था यूरोप का, वो पूरी तरह से बदल चुका था। ऐसा नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। आगे देखिए क्या है। तो हम लोग को फर्स्ट टॉपिक क्या है उसमें निकल के आता है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब ये रिलेटेड हम लोग जैसे 9th क्लास में बहुत बच्चे पढ़े होंगे। फर्स्ट चैप्टर ही है सोशल SST में, सोशल साइंस में आपका 9th चैप्टर में, ये 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर SST का जो कि हिस्ट्री है, तो उसमें ना आपको ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही देखने मिलेगा। तो देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताया और उससे भी एक मतलब आइडिया मिला, आइडिया ऑफ द नेशन बनाने का। तो देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थोड़ा हम लोग देख लेते क्या क्या किया था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड ट्रांसफर ऑफ सोवेजिनिटी। सोवेजिनिटी का मतलब क्या था, संप्रभुता। फ्रॉम द मोनार्की, मतलब जो राज कर रहे थे, टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। जो फ्रेंच सिटीजन थे उनके हाथों में मतलब पावर चला गया, रिवॉल्यूशन उनके हाथों में चला गया। अच्छा, उनके और क्या था,
फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स प्रैक्टिसेस अमॉन्ग फ्रेंच पीपल। फ्रेंच पीपल के मतलब उनके बीच एक अलग तरीका, मतलब एक नज़रिया किसी चीज़ को देखने का, कैसे क्या करना है, इंडस्ट्री सेटअप करना है, कहाँ पे कैसे काम होगा, मतलब एक प्रैक्टिसेस और एक मेजर्स मतलब एक इंट्रोड्यूस हो गया उनके बीच। एक देखिए एक आइडिया से मतलब ला पार्ट, ये एक फादरलैंड थे, ओके, फादरलैंड इसको कहते हैं हम लोग, इनको फादरलैंड हम लोग कहते थे। और ये सिटीजन थे, ओके, सिटीजन थे, एक ली साइटिन एक सिटीजन थे। इन्होंने ना एक यूनाइटेड कम्युनिटी बनाया जो कि इंजॉय कर रहे थे इक्वल राइट्स। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये फ्रेंच फ्लैग जो था ना उसको रिप्लेस कर दिया गया। ये सब मतलब एक मतलब एक नेशनलिज्म लाने का ये सब एक तरीका है, नेशनलिज्म लाने का ये सब क्या एक तरीका है, क्या क्या तरीका है। तो ये सब देखिए इन्होंने मतलब एक यूनाइटेड कम्युनिटी बनाया जो कि इक्वल राइट्स मतलब ये कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। नेशनल फ्लैग जो ये फ्रेंच फ्लैग था उसको रिप्लेस कर दिया गया फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड में, ओके। और यहाँ पे देखिए इट इज़ क्लियर टू योर, आप समझ रहे होंगे ऐसे बात इन सभी को। जहाँ नहीं समझ में आएगा 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड आप रिवाइंड कर लेना, वीडियो समझ में आ जाएगा, ओके। हम लोग आगे बढ़ रहे तेज़ी से क्योंकि ये पहले से पढ़ाया हुआ है, हम लोग को आज के टॉपिक तक पहुँचना है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ईस्ट स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड, ईस्ट स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय एन एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे वोट होता है तो हम लोग इलेक्ट करते हैं, उसी तरह वहाँ पे भी था, उस समय की बात है। सेंट्रलाइज्ड, जैसे आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789 को हुआ था, याद रखना, फ्रेंच 1789 को हुआ था। किस शहर से स्टार्ट हुआ था, तो पेरिस से, ओके, पेरिस से स्टार्ट हुआ था। तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ, मतलब एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया सिटीजन्स के लिए। ये सब क्या नेशनलिज्म लाने का तरीका है, ये आइडियाज़ है, ओके। देखिए इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज ड्यूज एबोलिस्ड, मतलब ये मतलब इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो लगता था वो भी हटा दिया गया। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, यूनिफॉर्म सिस्टम मेजर्स एडॉप्टेड, मतलब एक सही मैनर में, एक सही तरीके से सभी चीज़ को मतलब फॉर्मुलेट किया गया और उसे लागू किया गया। देखिए यही सब जितना हम लोग ऊपर में पढ़े, इवेंट्स इन फ्रांस जो भी था वो यूरोप पहुंचा, और ये किनके द्वारा ले जाया गया, यूरोप फ्रांस आर्मी के द्वारा ले जाया गया। मतलब फ्रांस के आर्मी क्या कर रहे थे ना, कि वे चाह रहे थे कि मतलब एक मतलब डेमोक्रेटिक, मतलब कोई भी एरिया है, कोई भी जगह है, कोई भी कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, ओके, डेमोक्रेटिक स्टेट बने। तो वे क्या कर रहे थे ना, जगह 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 फ्रांस आर्मी सब लेके जा रहे थे। तो ये चला गया यूरोप, चला गया। ये जो भी हम लोग इवेंट जितना भी ऊपर पढ़े ये सब, ठीक है, सब जितना भी पढ़े ये कहाँ चला गया, अब यूरोप चला गया। मतलब ऐसा सुनने में आया यूरोप में ऐसा ऐसा हुआ है फ्रांस में। तो वहाँ के जो मेंबर्स हैं ना, मतलब जैकोबिन क्लब सेटअप करने के लगे, ओके। जैकोबिन क्लब होता क्या है कि एक तरह का डेमोक्रेटिक क्लब है जो कि फॉर्म पेरिस में किया गया था 1789 में, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय, ओके। तो ये एक पॉलिटिकल ग्रुप है, मतलब डेमोक्रेटिक क्लब है। और देखिए इसका क्या ना है कि जैसे फॉर्म इन वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग इसको बनाया गया था, ओके। अच्छा, मेंबर में कौन कौन से लोग थे, तो स्टूडेंट थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, ये सब थे। इन्होंने जैकोबिन क्लब स्टार्ट कर दी, मतलब सेटिंग मतलब करना स्टार्ट कर दिया, ओके, बैठाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ देखिए क्या, जो कि इवेंट इन फ्रांस था ये फ्रेंच आर्मी के द्वारा ले जाया गया था, अभी मैं बताया। और वो कहाँ कहाँ तक गया, टू मूव इन हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली इन 1790, ओके, इटली तक चला गया था। और मतलब एक तरह से बोली एक तरह का वार आ गया था, मतलब अच्छा है, ठीक है, करना है। दे कैरिड आइडियाज अब्रॉड, मतलब दूर दूर तक आइडिया लेगा, क्या चीज़ का, नेशनलिज्म का। भी मैंने बताया ये सब जो भी घटना घटा सारा चीज़ किसके लिए, नेशनलिज्म के लिए है। मतलब राष्ट्रीयता, ओके। मतलब किसी में आपको जैसे आपके हम लोग जैसे इंडिया में रह रहे हैं तो हमको अपने देश के प्रति प्रेम है, हम कैसे हम चाहेंगे कि अगले के मन में भी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना आए। जो मतलब कोई ऐसा नहीं है बंदा, लेकिन फिर भी उनके मन में कैसे मतलब पूरा देशभक्ति हम लोग जगाएं। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए रोल ऑफ नेपोलियन। उसमें नेपोलियन का क्या रोल था, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि नेपोलियन कौन थे, तो फ्रेंच मिलिट्री एक पॉलिटिकल लीडर थे, मतलब कुछ थे वहाँ पे फ्रेंच मिलिट्री थे और पॉलिटिकल लीडर भी थे। ये मतलब थोड़ा सा अलग व्यवहार था इनका। तो हम लोग देखते हैं क्या है, तो इन्होंने क्या किया ना, एबोलिश्ड फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम होता है क्या, लैंड होल्डर्स प्रोवाइड टेनेंट्स टू टेनेंट्स इन एक्सचेंज ऑफ लॉयल्टी। अपना लैंड दे देते थे फार्मर सबको, ओके, जो कर्जदार है उन्हें दे देते थे और वे खेती वगैरह करवाते थे ताकि उनसे वे बेनिफिट ले सके। तो
नेपोलियन क्या किया ना, इस चीज़ को हटा दिए, एबोलिस्ट फेडरल सिस्टम। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे ना, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा पीछे और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस में डेमोक्रेसी को भी बर्बाद कर दिया उन्होंने। लेकिन देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड था जो कि फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड था, यहाँ पे मैं बताया था, अभी देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया था इसको, यहाँ पे जो कि यहाँ पे देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड था। ओके, तो इनको क्या किया ना, इन्होंने मतलब इसको फॉर्मुलेट करना चाहा, मतलब इससे संतुष्ट नहीं थे। और इसके जो प्रिंसिपल्स थे इनके, नेपोलियन जो थे ये मतलब संतुष्ट नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया ना, इसको ये कर दिया, हटाने की कोशिश किया। और क्यों क्यों इन ऑर्डर टू मेक होल सिस्टम मोर रैशनल एंड इफिशिएंट, मतलब बढ़िया बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इन्होंने इसे हटा दिया। अच्छा, उस वक्त एक सिविल कोड होता था, ओके, जो कि 1804 में लागू हुआ था, उसी को हम लोग कहते हैं नेपोलियन कोड बोलते हैं। ओके, यदि आप लोग पूछ दे नेपोलियनिक कोड क्या होता है, तो आप इसको बताओगे द सिविल कोड ऑफ 1804। अच्छा, इसमें क्या क्या था, तो देखिए इसको भी फैलाया गया था बाहर तक, इसको भी क्या किया गया था, बाहर तक फैलाया गया था। देखिए यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सभी को इक्वलिटी मिलेगा। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी रखने का सभी को हकदार है, सभी कोई हकदार है इनका। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। प्रिविलेज क्या होता है, मतलब एक स्पेशल राइट्स रहता था। ओके, स्पेशल राइट्स बोलते हैं। ओके, तो स्पेशल राइट्स बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब जैसा जन्म था, जैसे कैसे हम लोग यहाँ का, हम जन्म, मेरा जन्म यहीं का है, मतलब उस हिसाब से उनको प्रिविलेज दिया जाता था, स्पेशल राइट्स दिया जाता था इस कोड के। आपको पूछ सकता है कि इस कोड में क्या क्या वर्णित है, तो आप इसको, ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो आराम से। आप इसे ब्रीफली बना दे के, आप इसे, मैं तो पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, आपको जस्ट बना के लिखना थोड़ा। ओके, चाहे इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, 3 नंबर का रहेगा आंसर, तो आप 3 पॉइंट ऐसे लिख देना, इसी को थोड़ा लेंथी बना देना एग्जाम में, दिक्कत नहीं है। अदर रूल ऑफ नेपोलियन क्या क्या, तो देखिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव, उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव किया। और क्या था, देखिए पीजेंट आर्टिजन वर्कर, मतलब इन्होंने इंजॉय किया फ्रीडम। ओके, फ्रीडम को इन्होंने इंजॉय किया। स्पेशली बिजनेसमैन को क्या मतलब फ़ायदा पहुंचा कि उनके लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया। ओके, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर, मतलब सभी तरीके से अच्छे तरीके से, मतलब कहीं भी जा रहे हैं तो जो भी ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं तो वेट और मेजर में मतलब काफ़ी ध्यान दिया गया कि बराबर रहना चाहिए, यूनिफॉर्म रहना चाहिए, स्टैंडर्ड मतलब सभी जगह लागू हो सके। और क्या क्या मतलब उन्होंने रियलाइज़ किया, कौन, बिजनेसमैन ने, तो एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल्स फ्रॉम वन टू अनदर रीजन, मतलब उनको अनुमति दे दी गई थी कि एक्सचेंज मतलब गुड को एक्सचेंज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैपिटल्स को एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे देखिए क्या, फ्रेंच आर्मीज वेयर वेलकम एज हैबिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब एक तरह से बोलिए कि उनके रिस्पेक्ट के लिए किया गया। तो ये कहाँ कहाँ हुआ, तो देखिए हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान एंड वर्सावा। ओके, यहाँ पे सारा उनके लिए हुआ। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ ना कि मतलब न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो भी था बनाया गया, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिकल फ्रीडम, तो उसे जच नहीं रहा था, मतलब उसमें सूट नहीं कर रहा था। एक्चुअली क्या होता है कि कहीं ज़्यादा छूट दे देने पर एक जगह अनबैलेंस होने लगता था, यहाँ पे वही हुआ था। तो जिसके कारण टैक्सेशन को बढ़ाया गया, सेंसरशिप को भी थोड़ा कंट्रोल किया गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या, सेकंड पॉइंट आप देखिएगा एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, तो देखिए द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में नेशनलिज्म बनाने के लिए क्या क्या रणनीति करना पड़ा, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन है, उन्हें हम लोग देख लेते हैं पहले। टिल मिड 18th सेंचुरी यूरोप वेयर नो नेशन स्टेट्स। ओके, मतलब 18th सेंचुरी के, अब आप सोच रहे होंगे 18th सेंचुरी का मतलब होता क्या, तो मैं आप लोगों को एक बेसिक बात बता दूं कि देखिए जो भी चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये 20वीं सदी चल रही है। ओके, 21 चल रहा है, 20, अब जैसे 22 चलेगा। ओके, यानी 20 चलते चलते 2099 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 2100, तो ये 22वीं सदी में आ गया। ओके, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका 1700 है, 1700 से 1799, ये आपका क्या 18वीं सदी है, 18th सेंचुरी 18वीं सदी, मतलब जो चल रहा है ना उसका एक बढ़ा के सदी आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही है। अभी जैसे देखिए 20 मतलब 2000 से कहाँ तक, 2000
99 तक ये क्या होगा, मतलब 20 चल रहा है ये देखिए, तो ये इसको हम लोग 21वीं सदी बोल रहे हैं। बस उसी तरह की जो चल रहा है उसका एक फॉरवर्ड ले लीजिए, उसको सदी बोलेंगे। ओके, अभी क्या चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रहा है। ओके, अब इसको इस तरह समझिए। यहाँ देखिए 18th सेंचुरी कहने का मतलब क्या, मिड 18th सेंचुरी कहने का मतलब ये कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये हो गया हमारा 18th सेंचुरी। तो मतलब इसके बीच का मतलब अप्रॉक्स आप ले लीजिए 1745 से लेकर 1765 ले सकते हैं, 65 ही ले लीजिए, हाँ ठीक है। ओके, ये हो गया आपका मिड, हो गया मिड मान के चलिए। ठीक है, तो बस इसी तरह से है। तो मतलब उस वक्त ना कोई नेशन स्टेट नहीं था उस वक्त। अब देखिए यहाँ पे क्या, ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की, मतलब जो वहाँ पे राज कर रहे थे ऑटोक्रेटिकली। वहाँ पे कुछ डाइवर्स पीपुल भी थे जो लड़ते थे, मतलब किस तरह के थे, तो दे आर नॉट शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब ये घुलना मिलना नहीं चाहते थे। कॉमन कल्चर, मतलब कॉमन कल्चर भी उनके बीच नहीं था। और देखिए इनमें क्या है, और यहाँ पे देखिए क्या है, स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेज, अलग अलग लैंग्वेज को बोलना था। वे लोग डिफरेंट इथनिक ग्रुप से थे, तो यही सब डाइवर्स पीपुल किस तरह के लोग थे, तो इस तरह के लोग थे। नॉट शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी, स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ओके, एंड बिलोंग टू डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रही होगी ये बात। अब देखिए द हैब्सबर्ग इम्पायर, हैब्सबर्ग इम्पायर उस समय हुआ करता था, क्या था तो देख लेते हैं वो कहाँ कहाँ था। तो वो रूल्ड ओवर ऑस्ट्रियन हंगरी, रूल्ड ओवर ऑस्ट्रियन हंगरी। और आपसे पूछ लेगा कि हैब्सबर्ग का कहाँ कहाँ मतलब ये था, रूलिंग एरिया क्या क्या था, तो बता सकते हो। रीजन कौन कौन सा था, द टाइलर, ओके, द ऑस्ट्रेलिया, ओके, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रिया दोनों अलग चीज़ है। सुडेंटेनलैंड, ओके, बोहेमिया, लोम्बार्डी, वेनेशिया, ये क्या है, लोम्बार्डी और वेनेशिया एक इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस थे। और देखिए यहाँ पे क्या और भी कौन कौन से थे, तो बोहेमियंस थे, स्लोवेक्स थे, स्लोवेनिस थे, क्या कार्निवलोला थे, क्रोशिया एंड रोमन्स, ये सब एरिया में उन्होंने किया। अच्छा, अब देखिए मतलब क्या है ना, द एरिस्टोक्रेसी, द न्यू मिडिल क्लासेस, मतलब जो अब जैसे कि नेशनलिज्म लाने के लिए इनका क्या क्या था, मतलब किस तरह से आया गया, तो ये पहला पॉइंट है। यहाँ तक तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़े उस टॉपिक का, मेकिंग नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एरिस्टोक्रेसी इतना दो तरह के थे, सोशली एंड पॉलिटिकली, और इन्होंने एक जगह को मतलब अपना बना लिया था। तो वहाँ कौन सा जगह था, तो दे ओन स्टेट्स इन कंट्री साइड्स, टाउन हाउसेस, ठीक है, समझ रहे होगे मेरी बात को। दे ओन स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेस, और ये काफ़ी कम संख्या, मतलब स्मॉल ग्रुप था इनका। मेजोरिटी किनका था, तो पीजेंट सबका था, ओके। और ये लोग ना जो मतलब थे एरिस्टोक्रेसी थे, मतलब स्पोक फ्रेंच, मतलब फ्रेंच में बात करते थे। हाईली सोसाइटी, मतलब मान लीजिए कहीं कोर्ट वगैरह चले गए, किसी मीटिंग में चले, किसी के इसमें चले, क्या बोलते हैं, दरबार में चले गए, तो वहाँ पे इस तरह से होता था, मतलब स्पोक इनको फ्रेंच ही बोलना पड़ता था। तो एरिस्टोक्रेसी का यही था। तो मतलब नेशनलिज्म लाने के लिए उन्होंने यहाँ पे अपना डेरा डाल लिया टाउन हाउसेस में भी, ओके। तो अब देखिए अगला क्या है, यहाँ देखिए वेस्टर्न लैंड्स एंड ईस्टर्न लैंड्स। वेस्टर्न लैंड्स में कौन थे, टीनन एंड स्मॉल ओनर्स थे, और ईस्टर्न लैंड में कौन थे, सेंट्रल यूरोप, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वहाँ चलता था। तो ये देखिए इन दोनों के बदौलत क्या होता था ना कि इंडस्ट्रियल में प्रोडक्शन होता था और उसका ट्रेड होता था। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता था, ट्रेड होता था, क्यों, ग्रोथ ऑफ टाउन्स, इससे भी क्या नेशनलिज्म आ रहा था। तो नेशनलिज्म लाने का एक कारण क्या क्या, मतलब ये भी एक कारण है, यहाँ पे ये कारण मैंने बताया, दे ओन द स्टेट्स ऑफ कंट्री साइड, टाउन्स एंड हाउसेज, ओके। दूसरा क्या था कि जो वेस्टर्न लैंड और ईस्टर्न लैंड के थे लोग, वे क्या कर रहे थे, इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर रहे थे और ट्रेड कर रहे थे, जिसका मतलब क्या था, ग्रोथ ऑफ टाउन्स। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड इन सेकेंड हाफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड इन सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। सेकेंड हाफ मीन्स क्या, आफ्टर 1750 मीन्स क्या, 1750 के बाद, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जर्मन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जर्मन एंड फ्रांस 19th सेंचुरी में हुआ, मतलब क्या 1800 से लेकर 1899 के बीच में हुआ।
कहाँ, जर्मनी में, जर्मनी एंड फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन का लाना। देखिए वहाँ पे एक सोशल ग्रुप आए, वहाँ पे एक न्यू सोशल ग्रुप आए। वो मतलब कैसे थे, तो वर्किंग क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास से भी रिलेटेड थे, ठीक है, जो मतलब इंडस्ट्री में काम करते थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल सब थे। ये ईस्ट सेंट्रल, ये कहाँ से थे, मतलब ये सब जो थे, मतलब जो न्यू सोशल ग्रुप थे वो कहाँ से थे, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। कहाँ से थे, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप से थे। अच्छा देखिए, एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस, जिनका क्या आइडिया, मिडिल आइडियाज ऑफ नेशनलिटी क्या था, तो एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है, तो प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है, तो मतलब स्पेशल राइट दिया जाता है। प्रिविलेज मीन स्पेशल राइट गिवन टू सम कम्युनिटी। ओके, तो देखिए एजुकेटेड जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने एक नेशनलिटी का आइडिया निकाला, यूनिटी का। वो क्या था, एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। पहले से जो एरिस्टोक्रेटिक का प्रिविलेज चला आ रहा था, राइट टू मतलब स्पेशल राइट था, उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिडिल मतलब लिबरल सब, जैसे कि लिबरल सब थे, तो मतलब डिफरेंट एरियाज़ में उनका क्या थिंकिंग था, उन्होंने कैसे नेशनलिज्म लाना पसंद किया। तो देखिए हम लोग पहले कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे अभी, ठीक है। पहले देख लेते हैं क्या है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, मतलब लिबरल मीन्स फ्री। अब देखिए इनका क्या था ना, आइडियोलॉजी ऑफ मिडिल क्लास, मतलब क्या था लिबरलिज्म का, तो देखिए लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब मिडिल क्लास का थिंकिंग इस तरह से था। लेकिन ये जो है ना, मतलब लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ, ये मतलब अधिक दिन तक चला नहीं, और मतलब राइट टू वोट मतलब नहीं चल पाया एज ए यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या, राइट टू वोट, मतलब ये जो इक्वलिटी था ना, ये अधिक दिन तक जचा नहीं, सूट नहीं हुआ। अच्छा अब देखिए इकोनॉमिक स्फीयर क्या था लिबरलिज्म में, तो देखिए लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द गवर्नमेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल्स। फ्रीडम ऑफ मार्केट था, मार्केट में वो फ्रीडम चाहिए। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट के द्वारा जो भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया था उसे हटाना चाहते थे। तो क्या इम्पोज था, तो मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स पर मतलब कुछ इम्पोज किया गया था, तो नहीं, ये लोग नहीं चाह रहे थे, तो ये हटाना चाह रहे थे लिबरल सब। ये लोग चाह रहे थे कि ये हटेगा तभी जाके मेरा नेशनलिज्म आएगा, इनका बस यही कहना था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि डिमांडेड बाय इमर्जिंग मिडिल क्लासेस इन 19th सेंचुरी, ये सब मिडिल क्लासेस के द्वारा 19th सेंचुरी में डिमांड किया गया था। अब देखिए ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आया, तो जो भी न्यू कमर्शियल क्लासेस के लोग थे उन्होंने आर्गू किया कि उन्हें एक यूनिफाइड इकोनॉमी चाहिए जो कि टेरिटरी को अलाउ करे अनहैंडेड मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब बिना छुपा छुपे हमको ट्रेड करना है, उन्होंने ये बोला। तो एक तरह का ये ऑब्स्टेकल आ गया था, नहीं करने दिया जा रहा था, तो दिक्कत है। तो ज़ोलिवेरियन कस्टम थे, ओके, कस्टम यूनियन था एक, जो कि फॉर्म हुआ था 1834 में। ये कहाँ का था, पर्सिया का था, ओके। इन्होंने क्या ज्वाइन किया, ज्वाइंट जर्मन। तो इनका क्या कहना था, ये देखिए इन्होंने क्या किया ना कि एबोलिश टेरी बैरियर को हटा दिया था। रेड्यूस्ड नंबर ऑफ करेंसी ओवर 30 to 2, नंबर ऑफ करेंसी को भी इन्होंने क्या किया था, गिरा दिया था, 30 से 2 पे ला दिया था। मतलब एक तरह से बोला जाना तो इकोनॉमिक जो एक्सचेंज हुआ ना, मतलब इकोनॉमिक एक्सचेंज था वो मतलब बैडली अफेक्टेड नेशनल यूनिफिकेशन। जो भी इकोनॉमिकली हम लोग को दिक्कत आई वे क्या किया, अफेक्टेड नेशनल यूनिफिकेशन में काफ़ी मतलब दिक्कत, उलझने पैदा किया। अच्छा अब लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है, तो देखिए न्यू कंजर्वेटिविज्म आफ्टर 1815। अच्छा कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, तो एक तरह का पॉलिटिकल फिलॉसफी है, मतलब कंजर्वेटिव सब लेके आए थे एक तरह का फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होता है। तो देखिए इनके द्वारा क्या था ना कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम, ये चाह रहे थे कि मतलब ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंस दिया जाए
और ये इंस्टीट्यूशन भी सेटअप करना चाहते थे, कस्टम भी सेटअप करना चाहते थे। प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंजेस, मतलब डेवलपमेंट ये तेज़ी से चाह रहे थे और चेंजिंग भी तुरंत ये चाह रहे थे। अच्छा, ये तरह का क्या था, सोशल हायरार्की था। ओके, ये फिलोसफी क्या था एक तरह से देखिए तो सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। इस फिलोसफी के अंतर्गत यही आता है कि सोशली हायरार्की जो हमारा सोशली चला आ रहा है और जो प्रॉपर्टी है, फैमिली है, हमको प्रिजर्व करना है, बचाना है। तो इसमें यही था। मोस्ट कंजर्वेटिव, मतलब बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि इस सबसे नाराज थे, लेकिन बहुत से ऐसे तो थे जो प्रपोज कर रहे थे कि स्टैंड इन द ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन। इससे क्या हुआ कि मतलब ट्रेडिशनली जो इंस्टीट्यूशन है वे उनको काफ़ी मजबूती मिलेगी। बहुत सारे ऐसे भी थे। मेक स्टेट मोर पावर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इससे क्या हुआ कि मतलब स्टेट भी मोर पावर, मतलब अधिक पावर आएगा और अधिक स्ट्रॉन्ग भी बनेगा, इनका यही मानना था। बहुत से कंजर्वेटिव्स ऐसे थे कि ये मतलब चाह ही नहीं रहे थे कि इस तरह का कुछ, लेकिन बहुत से लोग थे चाह रहे थे। कंजर्वेटिव थे जो मतलब सोशल हायरार्कीज थे, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली को बचाना चाह रहे थे। यहाँ देखिए क्या, मॉडर्न आर्मी, इफिशियंट ब्यूरोक्रेसी और डायनेमिक इकोनॉमी एबोलिशेस फेडरलिज्म एंड सर्फरडॉम। ठीक है, मतलब जो भी मॉडर्न आर्मी के लोग थे यहाँ के, तो देखिए क्या है यहाँ पे कि जो मॉडर्न आर्मी सब थे, इफिशियंट ब्यूरोक्रेसी जो भी वहाँ का था, ये लोग मतलब एक डायनेमिक इकोनॉमी लाना चाहते थे और एवोल्यूशन मतलब फेडरलिज्म को ख़त्म करना चाहते थे। और इससे क्या होगा ना, मतलब स्टेशन ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ, मतलब ऑटोक्रेटिक जो मोनार्की सब थे उनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा इससे। यहाँ देखिए और क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या, इन 1815 यूरोप पावर, मतलब 1815 में यूरोप पावर कैसा था, तो ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया, इन्होंने क्या किया था ना, नेपोलियन को डिफीट किया था एट वीना। ओके, यहाँ पे यहाँ ध्यान से समझिएगा, मतलब यहाँ जो यूरोपियन पावर में क्या था, तो ये मतलब ब्रिटेन, रशिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया थे, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था एट वियना। वियना एक जगह का नाम है, टू सेटल यूरोप। इसमें इन चारों के बीच ना एक ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था ना कि बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया। ओके, और दूसरा क्या था कि फ्रांस लॉस्ट टेरिटरी, जो मतलब नेपोलियन के अंदर था, मतलब उसको हटा दिया गया था। और यहाँ पे देखिए क्या है कि फ्रेंच एक्सपेंशन प्रिवेंटेड इन फ्यूचर, मतलब फ्रेंच का जो बढ़ता मतलब जा रहा था, तो उसको मतलब कम कर मतलब रोकना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अ सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप बाउंड्री ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द फ्रांस, बेल्जियम इन नॉर्थ, जिनोया इन साउथ, प्रसिया गिवन टू इम्पोर्टेंट टेरिटरी, ऑस्ट्रिया कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इटली। तो मतलब इस तरह से क्या होना था कि मतलब ये फ्रांस के जो एक्सपेंशन को प्रिवेंट करना था। तो मतलब पूछ देगा कि फ्रांस के एक्सपेंशन को कैसे प्रिवेंट किया गया, तो आप क्या करोगे, लिखोगे सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप अपॉन बाउंड्रीज ऑफ द फ्रांस। तो ठीक है, बेल्जियम इन नॉर्थ, जिनोया इन साउथ, पर्सिया गिवन इम्पोर्टेंस टेरिटरी, ऑस्ट्रिया कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इटली। यहाँ देखिए इन ईस्ट में कौन कौन चला गया, तो रसिया को पार्ट ऑफ पोलैंड दे दिया गया था, पर्सिया को सेक्सोनी दे दिया गया था, सेक्सोनी। और यहाँ देखिए क्या है, मेन इंटेंशन ऑफ एबव एक्टिविटीज़, मतलब अब जैसे कि ऊपर जितना भी एक्टिविटीज़ हुआ, ओके, कौन कौन सा एक्टिविटीज़ हो गया, तो देखिए ये सब जो भी एक्टिविटीज़ हुआ, इसको हटाया गया, एक ट्रीटी साइन हुआ, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया, फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज हो गया, फ्रेंच एक्सपेंशन को प्रिवेंट किया गया। तो ये सब जो भी एक्टिविटी हुआ यहाँ पे, मेन इंटेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ क्या था, तो रीस्टोर मोनार्की विच वेयर थ्रोन बाय नेपोलियन, मतलब जो भी मतलब मोनार्की पहले का था उसको लाना चाह रहे थे, जो कि नेपोलियन द्वारा फेंका गया, मतलब हटा दिया गया था। कंजर्वेटिव रिजिम, मतलब उसके शासन में सेटअप इन 1815, मतलब एक कंजर्वेटिव सब आए तो 1815 के समय में। तो वहाँ पे देखिए क्या हुआ कि वेयर एट्रोक्रेटिक, ये कौन थे, तो एक करके एट्रोक्रेटिक थे, ठीक है, ऑटोक्रेटिक सब थे। नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, डिसेंट इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉस, मतलब सेंसरशिप लॉस को भी इम्पोज किया गया।
क्रिटिसिज्म को ये नहीं करते थे कि हाँ क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं वो आप लोग, लेकिन ये बंद नहीं किए क्रिटिसाइज्म का मतलब जो भी नियम रहता था, तो वह भी एक बढ़िया चीज़ था। और सेंसरशिप को भी लाया गया कि हाँ इस तरह से कानून बनेगा, ये होगा, आप ये दिखा सकते हो, वो नहीं दिखा सकते हो। ओके, तो इस तरह का कुछ था। तो अब देखिए क्या मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। मतलब लिबरल सबके द्वारा जो लिबरल नेशनलिस्ट से थे, लिबरल नेशनलिस्ट जितने भी थे, उनका मेन मोटो क्या था, वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसीलिए इम्पोज कर दिया गया था सेंसरशिप। लिबरल और जो लिबरल नेशनलिस्ट सब थे ना, इन्होंने न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को मतलब खारिज कर दिया था। कहने का मतलब खारिज नहीं किया था, मतलब क्रिटिसाइज़ किया था, बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, नहीं लेना है मुझे, इस तरह का था। अच्छा अब देखिए रिवॉल्यूशन, द रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। सीक्रेट सोसाइटीज ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड आइडियाज़। मतलब कुछ एक सीक्रेट सोसाइटी सब थे जिन्होंने क्या किया ना कि रिवोल्यूशनरी सबको ट्रेन करते थे और मतलब इसके आइडिया को फैलाया, कैसा आइडिया क्या है मतलब। तो उसमें से एक थे रिवोल्यूशनरी, कौन थे, तो जिप्सी मैजनी थे। ओके, जिप्सी मैनी जो कि मैजनी जो इटालियन के थे, ये क्वेश्चन आएगा। मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी के ये थे, फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी, इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ भी निकाला। वो क्या था, तो यंग इटली इन मार्सेली, यंग यूरोप इन बर्नी। ओके, लाइक माइंडेड मेंबर फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन। ओके, तो देखिए यहाँ पे मतलब ये रिवोल्यूशनरी सबका जो भी रिवोल्यूशनरी जितने भी थे, उनका पर्पस क्या था, अपोज इस्टेब्लिश्ड बाय वीना कांग्रेस, जो कि मतलब वीना टीटी के द्वारा लाया गया था, उसको अपोज करना था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है, टू फाइट फॉर लिबरल फ्रीडम, मतलब एक तरह से फ्रीडम के लिए कर रहे थे। और उन्होंने क्या देखा कि मतलब वो लोग चाह रहे थे कि कोई नेशन स्टेट्स बने, अच्छा नेशन स्टेट बने। रिवोल्यूशनरी सबका यही कहना था। जो इसमें से जिप्सी मैजनी थे जो कि इटालियन के थे। ओके, मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी से थी ये, और फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज, कौन, यंग इटालियन मार्सलिस एंड यंग यूरोप इन बर्नी। और ये कहाँ से थे, मतलब लाइक माइंडेड मेंबर्स, मतलब इसमें भी थे फ्रांस से, पोलैंड से, इटाली से, जर्मनी से। इटाली हैड बीन फॉर्म इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विथ अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, मतलब इटाली को अलग से ही मतलब यूनिफाई करना चाह रहे थे लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या, यूनिफिकेशन अलोंग कुड बी बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, मतलब वो अलग मतलब अपने से ही सब कुछ करना चाहते थे यूनिफिकेशन ऑफ इटाली के लिए। ठीक है, तो देखिए यूनिफिकेशन अलोन कुड बी बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, इटालियन लिबर्टी पे जो भी था उसी पे हम लोग का यूनिफिकेशन बेस्ड था। यहाँ देखिए सीक्रेट सोसाइटी ऑल्सो सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, यहाँ पे भी सेटअप किया गया। मैजनी थे ना एक तरह का, मतलब उनको काफ़ी ये माना जाता था, मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मैजनी रिलेंटलेसली अपोजिशन टू मोनार्की फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव सब भी डर गए थे इनसे, मैजनी से। मैजनी ऐसा ही थे। मेटर्निक डिस्क्राइब मैजनी, मेटर्निक द्वारा मैजनी को क्या बताया गया था कि मैजनी जो थे ना, द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर का, क्योंकि ये देखिए मैजनी क्या थे, एक रिवोल्यूशनरी थे जिनका पर्पस ही क्या था कि मतलब जो वीना कांग्रेस के द्वारा लाया गया था उसको हटाना था, फाइट फॉर लिबर्टी, और एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे मैजनी। इनका मोटो यही था। अच्छा देखिए, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848, द रिवॉल्यूशनरी लीड बाय लिबरल नेशनलिस्ट। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास, कमर्शियली मिडिल क्लास, ये 3 तरह के मिडिल क्लास के लोग थे जो कि मतलब लिबरलिज्म, मतलब सोशल ये लिबरलिज्म लाना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें क्या लाना था, नेशनलिज्म लाना था अपने जगह पर। तो एजुकेटेड पर्सन में कौन कौन से थे, तो देखिए द प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क्स थे। बर्बन पावर वेयर थ्रोन बाय लिबरल नेशनलिस्ट इन 1830, उन्होंने क्या किया, लिबरल ये बर्बन पावर को उन्होंने फेंक दिया था, क्योंकि बिना कांग्रेस द्वारा लाया गया था। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम ग्रीस लिविंग एग्जाइल। ओके,
ग्रीस से भी उनको सपोर्ट मिल रहा था। किसको? तो इसको नेशनलिस्ट सबको, तो लिबरल नेशनलिस्ट सबको सपोर्ट मिल रहा था काफ़ी। अच्छा, अब देखिए रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, मतलब इससे क्या मतलब किस तरह से लाया गया नेशनलिज्म। तो देखिए कल्चर कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सब काफ़ी अच्छा मतलब इनका रोल था नेशनलिज्म लाने में। ये क्या होता था? एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। ये क्या था? पोएट्री, मतलब जैसा भी पोएम बनाते थे वो काफ़ी एक्सप्रेशन के थ्रू पेश किया जाता था, जो कि हमको क्या फील करवाता था? एक नेशनलिज्म लाने की प्रेरणा देता था। यहाँ पे देखिए रोमांटिक आर्टिस्ट पोएट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन रीजन ऑफ साइंस, मतलब इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया। ओके, लेकिन देखिए फोकस्ड, मतलब इनका मतलब फोकस हमेशा से रहा है कि इमोशन, इंस्टीट्यूशन एंड मेथिकल फीलिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चर रहना चाहिए सभी के बीच। तो इस तरह का इनका थिंकिंग था। अब देखिए क्या कलेक्टिंग रिकॉर्डिंग फॉर्म ऑफ फोक्स, मतलब नेशनलिज्म लाने के लिए इन्होंने कलेक्टिंग जो भी मतलब रिकॉर्डिंग था उन्हें मतलब इंट्रोड्यूस किया। कल्चर वाज इसेंशियल टू प्रोजेक्ट नेशनल बिल्डिंग्स, नेशनल बिल्डिंग बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? मतलब एक नेशनल बिल्डिंग, ये मत समझिए कि बिल्डिंग बनाना था, मतलब नेशन को बिल्ड करना था, नेशन को क्या करना था? बिल्ड करना था। तो उन्होंने कल्चर को सबसे बड़ा एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। कल्चर वाज एन एसेंशियल प्रोजेक्ट टू द प्रोजेक्ट। कल्चर एक अच्छा एक मतलब एक अहम हथियार के मतलब कल्चर को एक मेन मोटो, मतलब एक मेन एविडेंस के तौर पर लिया गया है कि कल्चर को ही हम लोग मतलब नेशन बिल्डिंग में इस्तेमाल किया गया कल्चर के बदौलत ही। जिससे क्या होना कि हेल्प इन कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू ऑडियंस। इससे क्या होना कि मतलब ऑडियंस तक मतलब किसी तरह का मैसेज पहुंचाना था। तो नेशनलिज्म के प्रति यदि किसी ऑडियंस सबको मैसेज पहुंचाना था तो ये कल्चर एक अच्छा जरिया था उनके लिए। पोलैंड पोलैंड हैज़ ओके, पोलैंड का क्या था? तो हैज़ नेशनल फीलिंग थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस। उनका नेशनल फीलिंग कब आया? कुछ म्यूजिक और लैंग्वेज के द्वारा। एक करोल कुरपिंस्की थे जिन्होंने क्या किया? थ्रू हिज ओपेरा म्यूजिक, टर्निंग एंड फोक डांसेस, मतलब इन्होंने मतलब कैसे नेशनलिज्म लाने की कोशिश की? तो थ्रू हिज ओपेरा म्यूजिक एंड टर्निंग फोक डांसेस। अच्छा, फोक डांसेस तो देखिए क्या है, एक पोलोनाइज था और एक मजूरिका था। ओके, एक पोलोनाइज था और एक फोक डांस क्या था? मजूरिका। तो ये देखिए ये मतलब एक तरह का नेशनल सिंबल बन गया था उनके लिए। क्या बन गया था? नेशनलिस्ट सिंबल। कौन कौन सा? तो ये और ये पोलोनाइज एंड मजूरिका। लैंग्वेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, लैंग्वेज एक अच्छा हुआ। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, कुछ रशियन ऑक्यूपेशन हुआ करता था तो उसके बाद क्या हुआ कि पोलिश लैंग्वेज फोर्स्ड आउट, पोलिश को हटा दिया गया। रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड यूज्ड एज, मतलब लेकिन पोलिश जो लैंग्वेज था ना वे मतलब कहाँ इस्तेमाल किया गया? तो चर्च, मतलब जहाँ चर्च मतलब गैदरिंग एरिया और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पे मतलब इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इससे नाराज थे बहुत कोई। ओके, इस्तेमाल करना ही नहीं था। यहाँ देखिए क्या है, हंगर हार्डशिप पॉपुलेशन रिवोल्ट। ओके, इकोनॉमिक हार्डशिप क्या था यूरोप में? तो देखिए मोर सीकर ऑफ, जो मतलब जॉब मतलब नहीं लग रहा था, जैसे अभी का समय है जॉब नहीं मिल पा रहा, तो उस समय भी इसी तरह था कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थे एम्प्लॉयमेंट की तुलना में। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थे, मतलब जो एम्प्लॉय लेना चाहते थे उस मतलब वो जनसंख्या और एम्प्लॉयमेंट वाली जनसंख्या काफ़ी मतलब ज़्यादा थी। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये मतलब ये लड़के हैं जो जॉब लेने के लिए खोज रहे हैं, लेकिन ये जो है लड़के ये जॉब पहले से हैं, ये इनका जॉब लग चुका है और इनका जॉब नहीं लगा, नो जॉब है। ये जॉब लेना चाहते हैं, ये जॉब क्या करते हैं? लेना चाहते हैं। इनका ज़्यादा संख्या था इनके तुलना में, इनका ज़्यादा संख्या था। ओके, नो जॉब वाले जो थे मतलब जॉब सीकर सब थे, उनका ज़्यादा संख्या था और ये इनका कम संख्या था। पीपुल का माइग्रेशन होने लगा, मतलब गांव से शहर की ओर। टेक्सटाइल प्रोडक्शन कैरिड इन होम्स, स्मॉल वर्कशॉप वेयर पार्शली मैकेनाइज्ड, मतलब थोड़ा बहुत ही मतलब इसको चलाया जा सक रहा था। जो भी टेक्सटाइल प्रोडक्शन मतलब जगह थे, ओके, जहाँ चलाया जा टेक्सटाइल का मतलब जहाँ मशीन वगैरह था तो उसको काफ़ी हद तक कम चलाया जा रहा था।
राइज ऑफ फूड प्राइसेस का भी राइज हो जाना, क्यों? बैड हार्वेस्ट की वजह से। तो इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब इकोनॉमिक में कैसा असर, इकोनॉमिक पर कैसा असर किया 1830s में यूरोप में। तो वही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो 1848 में क्या हुआ ना कि फूड का काफ़ी शॉर्टेज हो गया और मतलब अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक बढ़ गया, जो कि ये इससे क्या हो गया ना कि मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन पेरिस के थे वे मतलब रोड पर आ गए थे, मतलब उनके मतलब इधर से बोले तो बहुत ज़्यादा ये मतलब स्कार्सिटी आ गया था फूड का। उस वक्त क्या हुआ ना कि एक नेशनल असेंबली था, वो क्या किया ना कि प्रोक्लेम रिपब्लिक, मतलब बोला कि नहीं आप लोग आज़ाद रहने की कोशिश करो। राइट टू वोट कर दिया गया, राइट टू वर्क कर दिया गया, टू एडल्ट एबव 21, मेल एबव 21, जो 21 साल से ऊपर थे उनको ये सब सुविधा दी गई, मतलब राइट टू वोट, राइट टू वर्क। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और जो नेशनल वर्कशॉप था वो मतलब हो सकता था एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट दे, इसीलिए नेशनल असेंबली का गठन किया गया था। अब देखिए इवेंट इन साइलिशियन विलेज, वहाँ पे क्या हुआ था तो 18,000 वहाँ पे इनहेबिटेंट्स सब थे। वे क्या करते थे, कॉटन वीविंग का काम करते थे। डिस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज़ बीन टेकन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर सब थे काफ़ी मतलब अच्छी मतलब वे लोग एडवांटेज देते थे। ओके मतलब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर सब भी थे, उनके थ्रू मतलब जो भी कॉटन वीविंग का काम चलता था उनको जो भी मिलता था खाना पीना जो भी होता था पूरा होता था उनके द्वारा ही। ओके, रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स। ओके, ऑन 4 जून 2 PM वेबर मार्च इन पेरिस डिमांडिंग हाई वेजेस, मतलब हाई वेजेस के लिए उन्होंने पेरिस की ओर आगे बढ़ा। और मतलब वे लोगों को मतलब अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया गया। ओके, मतलब थिएटर काफ़ी डराया गया, मारा गया, धमकाया गया। फोर्स्ड इनटू हाउस, मतलब उनको बोल दिया गया घर जाओ, घर में रहो। स्मैश्ड विंडो पैनल, मतलब काफ़ी हद तक उनके घर को भी नुकसान पहुंचाया गया था, फर्नीचर वगैरह को भी तोड़ा गया था। और जो कॉन्ट्रैक्टर थे ना मतलब रिफ्यूज़ कर दिए थे ऐसे लोगों को रखना, क्या मतलब शेल्टर देने का छोड़ दिए थे, मतलब कोशिश किए थे नहीं कर रखने के लिए। ठीक है, तो हम लोग आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। ओके, तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, और शेयर करो। शेयर करने से क्या होगा कि जो मतलब इस सीरीज़ में भी नहीं जुड़ पाए उन तक ये बात पहुँचेगी और वे भी जुड़ेंगे। ओके, इसलिए आप लोग शेयर ज़रूर करो। तो ठीक है, थैंक यू। मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्ट 1 पार्ट 2 दे दूँगा, आप जाके देख लेना। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।